जय हिंद मित्रों, इसमें हम हिंदी साहित्य का जो दिव्य उपन्यास है उसके बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। पहले दिव्य की संवेदना। दिव्य इसको यशपाल ने लिखा है। यशपाल एक मानववादी रचनाकार हैं, यानी मार्क्सवादी रचनाकार हैं। और जो मार्क्सवादी रचनाकार होता है वो भौतिकवादी रचनाकार होता है। वो भौतिक जगत में विश्वास करता है, ईश्वर में या परलोकवाद में विश्वास नहीं करता है। वह इहलोकवाद में विश्वास करता है और मानव मात्र के प्रति उसकी दया भाव रहती है। तो हम देखते हैं कि दिव्य की संवेदना क्या है। तो मानववाद है। यशपाल मानववादी रचनाकार हैं। मानववाद आधुनिक काल में विकसित हुई वह विचारधारा है जो ईश्वर और परलोक से संबंधित सभी विश्वासों को खारिज करते हुए मानव तथा मानव जगत को केंद्र में रखती है। मानववाद के कई रूप हैं। कुछ मानववादी जैसे एम.एन. रॉय, देखो मानववादी विचारधारा। मानववाद आधुनिक काल में विकसित हुई वह विचारधारा है जो ईश्वर और परलोक से संबंधित सभी विश्वासों को खारिज करते हुए मानव तथा मानव जगत को केंद्र में रखती है। मानववाद के कई रूप हैं। कुछ मानववादी जैसे एम.एन. रॉय और सार्त्र व्यक्ति को अत्यधिक महत्व देते हैं, जबकि कुछ मानववादी जैसे मार्क्स, नेहरू इत्यादि सामाजिक हित को केंद्र में रखते हुए व्यक्ति को स्वायत्त नहीं मानते। यशपाल चूँकि मार्क्सवादी विचारक हैं, इसलिए उन्होंने मानववाद के उस प्रारूप पर बल दिया जिसमें सामाजिक वंचन, शोषण, दमन आदि के विरुद्ध प्रतिरोध दर्ज किया जाता है। मानव की महिमा का चित्रण। मानववादी दृष्टिकोण के आधार पर यशपाल ने दिव्या में कई संकेत प्रस्तुत किए हैं। वे प्राकथन में ही मनुष्य की महिमा का दीर्घ चित्रण करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि समाज की हर समस्या स्वयं मनुष्यों द्वारा निर्मित है और यदि मनुष्य विद्रोह करने की ताकत रखता हो तो वह बड़े से बड़े ढांचों को तोड़ सकता है। प्राकथन के कुछ वाक्य इस प्रकार हैं। मनुष्य भोगता नहीं, करता है। संपूर्ण माया मनुष्य की क्रीड़ा है। दूसरा, मनुष्य केवल परिस्थितियों को सुलझाता ही नहीं, वह परिस्थितियों का निर्माण भी करता है। वह प्राकृतिक व भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन करता है। सामाजिक स्थितियों का वह स्रष्टा है। मनुष्य से बड़ा है केवल उसका अपना विश्वास, स्वयं उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। दूसरा, अलौकिक आस्थाओं पर चोट। मानववादी विश्वास के अंतर्गत यशपाल ने अपनी काफ़ी ऊर्जा उन अलौकिक विश्वासों को खंडित करने में लगाई है जो मानववादियों को खटकते हैं। मानववादी विश्वास के अंतर्गत यशपाल ने अपनी काफ़ी ऊर्जा उन अलौकिक विश्वासों को खंडित करने में लगाई है जो मानववादियों को खटकते हैं। मानववादी जगत की व्याख्या भौतिकवादी नज़रिए से करते हैं, जिसके अनुसार चेतना की उत्पत्ति जड़ पदार्थ से होती है, न कि चेतना से जड़ पदार्थ की। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि ईश्वर व आत्मा जैसी चेतन सत्ताएं खंडित हो जाती हैं और जगत ही अंतिम सत्ता बन जाता है। भारत के 9 दर्शनों में से चार्वाक अथवा लोकायत एकमात्र दर्शन है जो भौतिकवाद को अपनाता है तथा सभी पारलौकिक विश्वासों को खंडित करता है। इसी दर्शन के प्रतिनिधि मारिस जो है वो चार्वाक या लोकायत दर्शन का प्रतिनिधि है, भौतिकवादी है। या हम कह लें कि मानववादी, हम कह लें भौतिकवादी हैं, इहलोक में विश्वास करता है। तो मारिस इसका प्रतिनिधि है। के माध्यम से यशपाल ने अलौकिक विश्वासों का खंडन किया है। उसके कुछ प्रमुख कथन इस प्रकार हैं। तो मारिस के कथन है ये, जिसमें वो अलौकिक सत्ता का विरोध करता है, इहलोक पर विश्वास करता है, परलोकवाद का खंडन करता है, भाग्यवाद का खंडन करता है। तो देखें, जिस स्थूल प्रत्यक्ष जगत और शरीर का अनुभव संपूर्ण जन करता है उसे ब्रह्म मानना, और जिस ब्रह्म और जीवात्मा की कल्पना केवल ब्रह्मवादी ही करता है उसे सत्य मानना, क्या युक्त और तर्क संगत है। देवी, यह जीवन ही सत्य है, यह संसार ही सत्य है। जो पाना है इस जीवन में पाओ। परलोकवाद का खंडन और इहलोकवाद की स्थापना इस उसके कथन में दिखता है। भाग्यवाद का खंडन भी करता है। भाग्य का अर्थ है मनुष्य की विवशता और
कर्म फल का अर्थ है भाग्य, का अर्थ है मनुष्य की विवशता, और कर्म फल का अर्थ है कष्ट और विवशता के कारण का ज्ञान। भद्रे, इसके अतिरिक्त भाग्य और कर्मफल कुछ नहीं। यह है भाग्यवाद का खंडन। मारिश के अतिरिक्त यशपाल ने धर्मस्थ देव शर्मा के परिवार की एक सदस्य प्रबुद्ध शर्मा के माध्यम से भी अलौकिक विश्वासों पर तार्किक प्रश्न खड़े किए हैं। वे विष्णु शर्मा के साथ अपने विवाद में कहते हैं, देवता का विधान केवल विश्वास और अनुमान की वस्तु है, जैसे देवता के अतिरिक्त का प्रमाण केवल विश्वास और अनुमान है। अनुमान अनुभव के आधार पर ही हो सकता है। यदि अनुमान अनुभव द्वारा प्रमाणित नहीं हो तो संदिग्ध है। वर्ण व्यवस्था। यशपाल मार्क्सवादी रचनाकार होने के नाते हर उस विषमता का विरोध करते हैं जो समाज में शोषण और वंचन पैदा करती है। यह उपन्यास जिस कालखंड के संदर्भ में लिखा गया है, वहाँ भारतीय समाज की सबसे बड़ी विषमता मूलक समस्या वर्ण व्यवस्था थी। ये वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को उसके जन्म के संयोग पर निर्भर बना देती है। अयोग्य व्यक्ति यदि उच्च वर्ण का हो तो भी अवैध रूप से प्रतिष्ठा पाता है, जबकि कोई योग्य व्यक्ति निम्न वर्ग का होने मात्र से अपनी सारी संभावनाएं खो बैठता है। पृथुसेन के माध्यम से यशपाल ने वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली पीड़ा दिखाई है। पृथुसेन वह सबसे योग्य और कुशल सैनिक है, किंतु उसे न तो दिव्या की शिविका को उठाने का अधिकार है, न ही वर्ण अंतराल के कारण दिव्या से प्रेम करने का अधिकार है। वह सोचता है कि जन्म का अपराध, यदि वह अपराध है तो उसका मार्जन किस प्रकार संभव है। शस्त्र की शक्ति, धन की शक्ति, विद्या की शक्ति, कोई भी शक्ति जन्म को परिवर्तित नहीं कर सकती है। इस पीड़ा का चरम स्तर वहाँ दिखता है जहाँ पृथुसेन जीवन से पलायन करने की मनः स्थिति में आ जाता है। इन पंक्तियों में उसका अलगाव स्पष्टतः दिखता है। किसका? पृथुसेन का। दिव्या को लेकर वह किसी अज्ञात दिशा और देश में जाकर अपने लिए नया स्थान, नया समाज, नया संसार बसा ले। ऐसे देश में जहाँ वह अपने जन्म के लिए दंडित न हो, जहाँ वह अज्ञात कर्मों के फल से विवश न हो, जहाँ उसे कर्म करने का स्वतंत्र अवसर हो, जहाँ उसका पुरुषार्थ व प्रतिभा अकुलीन पिता की संतान होने के कारण व्यर्थ में न चले जाएं। दास व्यवस्था पर चोट। भारतीय इतिहास के विद्वानों में मतभेद है कि प्राचीन भारत में दास व्यवस्था थी या नहीं। यशपाल की मान्यता है कि यूरोप के देशों की तरह भारत में कुछ अंतरों के साथ दास व्यवस्था दिखती है। इस उपन्यास में उन्होंने कई स्थानों पर दासों की पीड़ा प्रदर्शित की है। एक दासी की स्थिति में वे इस प्रकार बताते हैं, शरीर एक दुकूल से ढका रहने के कारण पृथुसेन शीत अनुभव न कर रहा था। दूसरा दुकूल शरीर पर आ जाने से उसने दासी की ओर देखा। द्वार से फर फर कर भीतर आती शीतल वायु ने उसके निरावरण शरीर पर रोम खड़े कर दिए थे। स्वामी के विनोद के लिए उसका शरीर निरावरण था। यशपाल दिखाते हैं कि दास व्यवस्था में मनुष्यों का व्यापार ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार आज के समय में पशुओं का व्यापार होता है। दासों को सिर्फ वस्तु समझा जाता है, व्यक्ति नहीं। उनका अधिकार न अपने जीवन पर होता है और न ही अपनी संतान पर। इस व्यापार की बारीकियों का चित्रण वे इस प्रकार करते हैं। वे यानी दासियां प्रति 18 मास पश्चात संतान उत्पन्न करती थीं। प्रतूल इन दासियों को न बेचकर उनकी संतान बेचता था। अभ्यास हो जाने के कारण ये दासियां संतान वियोग का दुख सहज ही सह जाती हैं। दास जीवन की पीड़ाएं कितनी गहरी हो सकती हैं, इसका चित्रण वहाँ होता है जहाँ दिव्या यानी दारा खुद दासी बनती हैं और अपने पुत्र शाकुल को दूध पिलाने में असमर्थ हो जाती हैं। उदाहरण के लिए स्वामिनी की आज्ञा थी, पहले स्वामिनी के पुत्र को स्तनपान कराकर वह अपने पुत्र को स्तन्य दे। द्विज पुत्र को स्तनपान करा देने के पश्चात उसके अपने पुत्र शाकुल के लिए दूध शेष न रहता। अपनी संतान को क्षुधित देख दारा का हृदय रो उठता।
वो अपने स्तन के दूध को की चोरी करने लगे। फिर दिव्य उपन्यास की नारी चेतना। दिव्य उपन्यास की नारी चेतना। दिव्य मूलतः नारी समस्या पर ही केंद्रित उपन्यास है। यशपाल ने विभिन्न उपन्यासों में समाज के विभिन्न वंचित वर्गों की समस्या को उठाया है। दिव्या में वे नारी समस्या के प्रति प्रतिबद्ध नजर आते हैं। इसका प्रमाण है कि उपन्यास का समर्पण वे प्रतीकात्मक भाषा में नारी को ही करते हैं। तुमको निरंतर पराभव और अभिशाप सहकर भी जिसका जीवन द्वीप स्नेह से प्रज्वलित है। यशपाल ने इस उपन्यास में नारी की समस्या और इसके समाधान पक्ष पर बहुआयामी चिंतन किया है। उन्होंने कई ऐसे चरित्रों की सृष्टि की है जो नारी समस्या के संबंध में एक विशेष दृष्टिकोण का निर्वाह करते हैं। इन सभी चरित्रों की क्रिया प्रतिक्रिया से समस्या संश्लिष्ट रूप में उभरती है। एक महत्वपूर्ण चरित्र प्रेस्थ। प्रेस्थ के माध्यम से यशपाल उस भोगवादी नजरिए को उभारते हैं जो नारी को पुरुष के लिए सिर्फ भोग की वस्तु मानता है। आज के उपभोक्तावादी दौर में जिस प्रकार नारी का वस्तुकरण हुआ है वैसा ही दृष्टिकोण प्रेस्थ का है। वह पृथुसेन को समझाते हुए कहता है, पुत्र स्त्री जीवन की पूर्ति नहीं, जीवन की पूर्ति का एक उपकरण है। तो वह पृथुसेन को समझाते हुए कहता है, प्रेस्थ समझाता है अपने पुत्र पृथुसेन को, पुत्र स्त्री जीवन की पूर्ति नहीं, जीवन की पूर्ति का एक उपकरण और साधन मात्र है। सामर्थ्यवान सफल मनुष्य अनेक स्त्रियां प्राप्त कर सकता है, परंतु सफलता के अवसर जीवन में अनेक नहीं आते। तो ये कह रहा है प्रेस्थ पृथुसेन से। और पृथुसेन कौन है? प्रेस्थ का पुत्र है। अब प्रेस्थ कौन है? प्रेस्थ एक अश्व मतलब घोड़ा रखा हुआ है, कैसा घोड़ा का व्यापारी है, अश्व व्यापारी है। यह दृष्टिकोण सिर्फ प्रेस्थ के माध्यम से ही नहीं दिखाया गया है बल्कि कुछ अन्य चरित्रों जैसे माताल वृक के माध्यम से भी प्रस्तुत हुआ है। एक विशेष स्थिति में दिव्या खुद महसूस करती है कि नारी पुरुष के लिए सिर्फ भोग्य मात्र है। उसकी मनः स्थिति यशपाल के इन शब्दों में दिखती है, कठोर धीर रुद्रधीर कोमल पृथुसेन अभद्र मारीश और माताल वृक नारी के लिए सब समान है। कठोर धीर रुद्रधीर कोमल पृथुसेन अभद्र मारीश और माताल वृक नारी के लिए सब समान है। जो भोग्या बनने के लिए उत्पन्न हुई है उसके लिए अन्यत्र शरण कहाँ, उसे सब भोगेंगे ही, भय किससे नहीं। नारी के संबंध में दूसरा दृष्टिकोण बौद्ध धर्म के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। दरअसल यह दृष्टिकोण सिर्फ बौद्धों का नहीं बल्कि चारवाकों के अतिरिक्त सभी भारतीय दार्शनिकों का है। ये सभी दर्शन नारी को त्याज्य मानते हैं। उपन्यास में बौद्ध धर्म को इसलिए दिखाया गया है ताकि यशपाल दिखा सकें कि जो बौद्ध धर्म वर्ण संबंधी मामलों में अत्यधिक क्रांतिकारी था, नारी के संबंध में वह भी कैसे यथास्थितिवादी मानसिकता का शिकार है। अंतिम प्रसंग में दिव्या और भिक्षु पृथुसेन का यह संवाद बौद्ध धर्म की इसी विसंगति को उभारता है। कंपित स्वर में दिव्या ने प्रश्न किया, भंते भिक्षु के धर्म में नारी का क्या स्थान है? भिक्षु ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, देवी भिक्षु का धर्म निर्वाण है, नारी प्रवृत्ति का मार्ग है। भिक्षु के धर्म में नारी त्याज्य है। एक और स्थान पर भी बौद्ध धर्म नारी के प्रति भेदभाव मूलक दृष्टिकोण रखते हुए दिखाया गया है।
जब दिव्या अपने पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए बौद्ध संघ में आश्रय मांगती है तो स्थविर स्थविर का उत्तर है, देवी, धर्म के नियमानुसार स्त्री के अभिभावक की अनुमति के बिना संघ स्त्री को शरण नहीं दे सकता। उसने निवेदन किया, परंतु देव, भगवान तथागत ने तो वैश्या अम्बपाली को भी संघ में शरण दी थी। उसने निवेदन किया कि परंतु देव, भगवान तथागत ने तो वैश्या अम्बपाली को भी संघ में शरण दी थी। वैश्या स्वतंत्र नारी है देवी, स्थविर ने आसन से उठते हुए उत्तर दिया। स्पष्ट है कि नारी की स्वतंत्रता के प्रति बौद्ध धर्म का दृष्टिकोण भी बेहद विसंगतिपूर्ण था, जिसे यशपाल ने उभारा है। नारी के संबंध में तीसरा दृष्टिकोण रुद्रधीर के माध्यम से व्यक्त हुआ है, जो वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था के अनुरूप है। वर्णाश्रम व्यवस्था न केवल वर्ण विभेद को प्रश्रय देती है, अपितु लिंग भेद को भी। वह नारी को कुल वधु और कुल माता जैसे शब्दों से बांध लेना चाहती है। नारी की भूमिका सिर्फ वंश बढ़ाने तक ही सीमित हो जाती है। इसी दृष्टिकोण के अंतर्गत रचना के अंत में आचार्य रुद्रधीर दिव्या को मल्लिका का उत्तराधिकार लेने से मना करते हैं और फिर खुद अपना विवाह प्रस्ताव इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, देवी, तुम्हारा स्थान नर्तकी वैश्य के आसन पर नहीं, तुम कुल कन्या हो। तुम्हारा स्थान कुल वधु के आसन पर, कुल माता के आसन पर है। किंतु दिव्या पूरी गहराई से समझती है कि ये सभी आसन सिर्फ नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व की कीमत पर उपलब्ध होते हैं। वह जवाब देती हैं, आचार्य, कुल वधु का सम्मान, कुल माता का आदर और कुल महादेवी का अधिकार आर्य पुरुष का प्रश्रय मात्र है। वह नारी का सम्मान नहीं, उसे भोग करने वाले पराक्रमी पुरुष का सम्मान है। उसे भोग करने वाले पराक्रमी पुरुष का सम्मान है। आर्य अपने स्वत्व का त्याग करके ही नारी वह सम्मान प्राप्त कर सकती है। आचार्य दासी की क्षमा करें। आचार्य दासी को क्षमा करें। दासी हीन होकर भी आत्मनिर्भर रहेगी, स्वत्वहीन होकर वह जीवित नहीं रहेगी। इन सभी दृष्टिकोणों के विरुद्ध यशपाल ने नारी स्वतंत्रता को दिव्या के माध्यम से प्रस्तावित किया। उनका अपना दृष्टिकोण मुख्यतः मारिश के माध्यम से व्यक्त हुआ है। मारिश चार्वाक दर्शन का समर्थक है, इसलिए उसका दृष्टिकोण किसी भी तरह की आध्यात्मिकता से रहित भौतिकवादी दृष्टिकोण है। वह पारंपरिक मान्यताओं पर चोट करते हुए कई सूक्ष्म बातें कहता है। मारिश की स्पष्ट मान्यता है कि निर्वाण जैसे काल्पनिक सुख मनुष्य को सिर्फ झांसा देते हैं। नारी का उद्देश्य निर्वाण न होकर सृष्टि की प्रक्रिया में अपना दायित्व निभाना है, जो दायित्व उसे स्वयं प्रकृति ने दिया है। वह अंशुमाला को समझाते हुए कहता है, भद्रे, नारी सृष्टि का साधन है, सृष्टि की आदि शक्ति का क्षेत्र व समाज वह कुल का केंद्र है। मारिश का मानना है कि नारी को त्याज्य मानना प्रकृति के नियमों को उपेक्षा करना है। मारिश का मानना है कि नारी को त्याज्य मानना प्रकृति के नियमों की उपेक्षा करना है। प्रकृति ने सृष्टि की निरंतरता के विचार से नारी को आकर्षण दिया है, ताकि पुरुष उसके प्रति आकर्षित होकर सृष्टि की प्रक्रिया में योगदान दे। वह दिव्या की नृत्य कला की प्रशंसा इन शब्दों में करता है, भद्रे, तुम्हारी कला तुम्हारी आकर्षण शक्ति का निखार मात्र है, जो नारी में सृष्टि की आदि शक्ति है। मारिश का यही दृष्टिकोण रत्न प्रभा के आवास पर वहाँ भी व्यक्त हुआ है, जहाँ वह एक शिलाखंड से नारी के शरीर की आंशिक मूर्ति बनाता है। वह मूर्ति नारी शरीर के केवल मध्यवर्ती अंशों को व्यक्त करती है। रत्न प्रभा और मारिश का निम्नलिखित वार्तालाप मारिश की नारी दृष्टि बताता है। रत्न प्रभा ने मुस्कान से आग्रह किया, आर्य, मेरे मत से यह नारी का अंग मात्र है, पूर्ण नारी नहीं। मारिश ने उत्तर दिया,
देवी का कथन उचित है, परंतु नारी का यही अंग उसके नारीत्व की सार्थकता के लिए पुरुष का आह्वान करता है और फिर उस फलीभूत सार्थकता का पोषण करता है। यही नारी है देवी। जब दिव्या स्वतंत्र होने के लिए वैश्या बनने का निर्णय कर लेती है तो मारिश स्पष्टता बताता है कि वैश्या होना स्वतंत्रता नहीं बल्कि भयानक परतंत्रता है। वह कहता है, भद्रे, वैश्या की जनपद कल्याणी की स्वतंत्रता की सार्थकता क्या है? अपनी स्वतंत्रता से वह क्या प्राप्त करती है? यदि कुल वधु एक पुरुष के भोग्य है तो जनपद कल्याणी वैश्या संपूर्ण जनपद और समाज की तृप्ति का साधन है। उसकी स्वतंत्रता का भोग जन करता है, वह स्वयं नहीं, वह केवल वंचना पाती है। मारीश अकेला व्यक्ति है जो नारी की पराधीनता के मूल कारण की पड़ताल करता है। कई लोग दावा करते हैं कि नारी की पराधीनता नारी व पुरुष के जैविक अंतरों के कारण है, इसलिए प्रकृति ने ही नारी को पराधीन बनाया है। मारिश इस कुतर्क को अच्छी तरह जानता है और दिव्या को समझाता है कि यह प्राकृतिक नहीं, सामाजिक समस्या है। नारी प्रकृति के विधान से नहीं, समाज के विधान से भोग्य है। प्रकृति में और समाज में भी स्त्री और पुरुष अन्योन्याश्रय हैं। पुरुष का प्रश्रय पाने से ही नारी परवश है, परंतु भद्रे, नारी के जीवन की सार्थकता के लिए पुरुष का आश्रय आवश्यक है और नारी पुरुष का आश्रय भी है। मारिश के माध्यम से यशपाल बताते हैं कि नारी और पुरुष का संबंध वस्तुतः कैसा होना चाहिए। वे उग्र नारीवाद के इस मत से सहमत नहीं है कि नारी को पुरुषवादी संरचना से लड़ते लड़ते पुरुष के समान ही हो जाना चाहिए। मारिश के माध्यम से यशपाल बताते हैं कि नारी और पुरुष का संबंध वस्तुतः कैसा होना चाहिए। वे उग्र नारीवाद के इस मत से सहमत नहीं है कि नारी को पुरुषवादी संरचना से लड़ते लड़ते पुरुष के समान ही हो जाना चाहिए। सीरो के चरित्र के माध्यम से वे इस दृष्टिकोण का खंडन करते हैं। मारिश के रूप में स्वयं यशपाल बताते हैं कि नारी की वास्तविक अभिलाषा क्या है। ना तो उसे निर्वाण जैसे मिथ्या सुख चाहिए और न ही उसे कुलवधु जैसे दिखावटी सम्मान चाहिए। वह सीरो की तरह अधिकाधिक पुरुषों का भोग भी नहीं चाहती और न ही माताल वृक्क जैसी निगाह रखने वाले व्यक्तियों के हाथों भोग्या होना चाहती है। उसे कुलवधु जैसे दिखावटी सम्मान न ही उसे कुलवधु जैसे दिखावटी सम्मान चाहिए। वह सीरो की तरह अधिकाधिक पुरुषों का भोग भी नहीं चाहती और न ही माताल वृक्क जैसी निगाह रखने वाले व्यक्तियों के हाथों भोग्या होना चाहती हैं। वह एक सहज व्यक्ति के रूप में अस्तित्व चाहती हैं जिसके अधिकार और दायित्व अपने पुरुष साथी के समकक्ष हों। वह पुरुष को अपना आश्रय मानकर वह एक सहज व्यक्ति के रूप में अस्तित्व चाहती है जिसके अधिकार और दायित्व अपने पुरुष साथी के समकक्ष हों। वह पुरुष को अपना आश्रय मानकर बोझ नहीं बनना चाहती। वह पुरुष को अपना आश्रय मानकर बोझ नहीं बनना चाहती, न ही उसे साध्य मानकर अपना व्यक्तित्व खोना चाहती हैं। वह ऐसा समता मूलक व समरसता मूलक संबंध चाहती है जिसमें पुरुष व नारी एक दूसरे को आश्रय देते हुए मिलजुल कर जीवन के संघर्षों में सहभागी हों। यही दृष्टिकोण उपन्यास की अंतिम पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। पथिक बोला, मारिश देवी को राजप्रसाद में महादेवी का आसन अर्पण नहीं कर सकता। मारिश देवी को निर्वाण के मिथ्या चिरंतन सुख का आश्वासन नहीं दे सकता। वह संसार के धूल धूसरित मार्ग का पथिक है। उस मार्ग पर देवी के नारीत्व की कामना में वह अपना पुरुषत्व अर्पण करता है। वह आश्रय का आदान प्रदान चाहता है।
दिव्या का स्वर आर्द्र हो गया। आश्रय दो आर्य, आश्रय दो आर्य। अब दिव्या पर मार्क्सवाद का प्रभाव, इसका अध्ययन करते हैं कि दिव्या पर मार्क्सवाद का क्या प्रभाव है। तो उसके लिए 6 बिंदु हैं। दिव्या पर मार्क्सवाद का प्रभाव। यशपाल प्रगतिवादी रचनाकार हैं। इसलिए वे घोषित रूप से मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। उनके कई उपन्यासों जैसे दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड, है ना, दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड, ऐसे करके कई सारे इनके उपन्यास हैं महत्वपूर्ण। आदि में मार्क्सवादी विचारधारा साफ तौर पर दिखाई देती है। जहाँ तक दिव्या का प्रश्न है, इसमें मार्क्सवाद की स्थूल प्रस्तुति नहीं है। कारण यह है कि उपन्यास का कथानक बौद्ध काल से संबंधित है, जिसमें मार्क्सवाद का प्रक्षेपण स्थूल रूप में नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद मार्क्सवाद के मूल्यों का प्रक्षेपण सूक्ष्म स्तर पर रचना में हुआ है और कई स्तरों पर दिखाई पड़ता है। नंबर 1, मार्क्सवाद भौतिकवादी दर्शन है, इसलिए वह शरीर से भिन्न किसी आत्मा, प्रकृति से भिन्न किसी ईश्वर तथा इहलोक से भिन्न किसी परलोक में विश्वास नहीं करता। मार्क्सवाद भौतिकवादी दर्शन है, इसलिए वह शरीर से भिन्न किसी आत्मा, प्रकृति से भिन्न किसी ईश्वर तथा इहलोक से भिन्न किसी परलोक में विश्वास नहीं करता। भारत के सभी आस्तिक और नास्तिक दर्शनों की परंपरा में लोकायत या चार्वाक ही एकमात्र दर्शन है जो किसी भी पारलौकिक या आध्यात्मिक सत्ता में विश्वास नहीं रखता है। जब लोकायत का दर्शन का प्रतिनिधि चरित्र मारिश अपने भौतिकवादी विश्वास व्यक्त करता है तो स्पष्टतः प्रतीत होता है कि मार्क्सवाद के मूल्य प्रक्षेपित किए जा रहे हैं। जिस स्थूल प्रत्यक्ष जगत और शरीर का अनुभव संपूर्ण जन करता है उसे ब्रह्म मानना, और जिस ब्रह्म और जीवात्मा की कल्पना केवल ब्रह्मवादी ही करता है उसे सत्य मानना क्या युक्ति युक्त है और तर्कसंगत है। देवी, दूसरे के शब्द पर अंधविश्वास करने की अपेक्षा अपनी अनुभूति और तर्क का आश्रय लो। यह जीवन ही सत्य है, यह संसार ही सत्य है। जो पाना है इस जीवन में पाओ। भाग्य का अर्थ है मनुष्य की विवशता और कर्म फल का अर्थ है कष्ट और विवशता के कारण का अज्ञान। भाग्य का अर्थ है मनुष्य की विवशता और कर्म फल का अर्थ है कष्ट और विवशता के कारण का अज्ञान। भद्रे, इसके अतिरिक्त भाग्य और कर्मफल कुछ नहीं। नंबर 2, मार्क्सवाद समता मूलक दर्शन है जो हर प्रकार की विषमता का विरोध करता है। इसकी मान्यता है कि समाज में व्यक्त होने वाली सभी विषमताएं अन्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था से ही जन्म लेती हैं। तो मार्क्सवाद समता मूलक दर्शन है जो हर प्रकार की विषमता का विरोध करती है। इसकी मान्यता है कि समाज में व्यक्त होने वाली सभी विषमताएं अन्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था से ही जन्म लेती हैं। इस उपन्यास में 2-3 प्रकार की विषमताएं दिखाई गई हैं, जिनमें सबसे भयावह स्थिति दासों तथा दासियों की है। मार्क्स की मान्यता है कि आदिम साम्यवाद के तुरंत बाद मनुष्य के इतिहास में सबसे ज़्यादा अमानवीय अवस्था आई जिसमें दास प्रथा दिखाई पड़ती है। यह व्यवस्था सर्वाधिक अमानवीय इसलिए थी क्योंकि इसमें शोषित वर्ग अर्थात दास वर्ग के पास अपने शरीर या संतानों का भी अधिकार नहीं था। यशपाल ने रचना के कई प्रसंगों में दास दासियों की स्थिति का मर्म भेदी वर्णन किया है। उदाहरण के लिए, वे दासियां प्रति 18 मास पश्चात संतान उत्पन्न करती थीं। प्रतुल इन दासियों को न बेचकर उनकी संतान बेचता था।
अभ्यास हो जाने के कारण ये दासियां संतान वियोग का दुख सहज ही सह जाती हैं। जब दिव्या स्वयं दासी बनती हैं तब उसकी स्थिति भी इतनी ही दारुण हो जाती है। स्वामिनी की आज्ञा थी, पहले स्वामिनी के पुत्र को स्तनपान कराकर वह अपने पुत्र को स्तन दे। द्विज पुत्र को स्तनपान करा देने के पश्चात उसके अपने पुत्र शाकुल के लिए वधु दूध शेष न रहता। अपनी संतान को क्षुधित देख दारा का हृदय रो उठता। वह अपने स्तन के दूध की चोरी करने लगी। उपन्यास में जो विषमताएं दिखाई गई हैं उनमें से एक वर्णगत या जातीय विषमता भी है। जातीय विषमता किसी व्यक्ति को उसके जन्म के संयोग के आधार पर जीवन भर के लिए कई बार अधिकारों से वंचित कर देती है और महत्वपूर्ण संसाधनों को विशिष्ट वर्ग के लिए आरक्षित कर देती है। पृथुसेन इस उपन्यास का सर्वाधिक योग्य व सक्षम व्यक्ति है, किंतु उसका अवर्ण होना उसकी सारी योग्यताओं पर भारी पड़ता है। वह सोचता है जन्म का अपराध, यदि वह अपराध है तो उसका मार्जन किस प्रकार संभव है। शस्त्र की शक्ति, धन की शक्ति, विद्या की शक्ति, कोई शक्ति जन्म को परिवर्तित नहीं कर सकती। जन्म के अन्याय का प्रतिकार क्या मनुष्य देव से ले या उन लोगों से ले जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जन्म से असत्य अधिकार की व्यवस्था निर्धारित की है। हीन कहे जाने वाले कुल में मेरा जन्म अपराध है, अथवा यह द्विज कुल में जन्मे अपदार्थ लोगों का अहंकार मात्र है। नंबर 3, मार्क्सवाद की धारणा है कि राज्य वर्ग विभेद को संरक्षण प्रदान करने के लिए शोषक वर्ग द्वारा निर्मित उपकरण मात्र है। न्याय की धारणा वस्तुनिष्ठ नहीं होती, बल्कि शक्तिशाली वर्ग के दृष्टिकोण से तय होती है। धर्मस्थ देव शर्मा, जो कि सागल की न्यायिक प्रणाली के सर्वोच्च स्तंभ हैं, इसी दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए कहते हैं, इतने समय पर्यंत न्याय की व्यवस्था देते रहने से मैं यही समझ पाया हूँ कि न्याय व्यवस्थापक के अधीन है। इसी प्रकार उदय भानु नामक एक व्यापारी के माध्यम से भी यशपाल ने राज्य व्यवस्था द्वारा किए जाने वाले शोषण व दमन का जिक्र किया है। वह कहता है, मेरे लिए सब समान है। जिस प्रकार मद्रगण राजस्व के रूप में मेरे व्यापार का श्रेष्ठांश ले लेता है, उसी प्रकार केंद्रस मेरा शोषण करेगा। नंबर 4, मार्क्सवादी विवाह व्यवस्था को भी एक विशिष्ट अर्थ में विषमता मूलक मानता है। एंजल्स का दावा है कि विवाह व्यवस्था में पुरुष का स्त्री पर एकाधिकार होता है, ताकि स्त्री पुरुष की संपत्ति उसकी असली पीढ़ी को सौंपने के लिए उसकी संतान को जन्म दे सके। इस दृष्टि से नारी चाहे उच्च कुल में हो चाहे निम्न कुल में, उसकी स्वतंत्रता का दमन होता है। इसी पैनी दृष्टि से यशपाल ने उच्च कुल की नारियों के सम्मान की वास्तविकता बताई है। दिव्या कहती है, कुल वधु का सम्मान, कुल माता का आदर और कुल महादेवी का अधिकार आर्य पुरुष का प्रश्रय मात्र है। वह नारी का सम्मान नहीं, उसे भोग करने वाली पराक्रमी पुरुष का सम्मान है। नंबर 4, मार्क्सवाद की धारणा है कि उच्च वर्ग दमन की चाहे ये जितनी भी शक्ति अर्जित कर ले, वास्तव में शक्ति का मूल स्रोत साधारण जन ही होता है। यही साधारण जन जब मिथ्या चेतना से मुक्त होकर अपने वास्तविक हितों को पहचानता है तो सामाजिक परिवर्तन होता है। केंद्रस के आने से पहले सागल की स्थिति ऐसी ही है। जन साधारण निराश है और जन साधारण यदि उत्साहित न हो तो युद्ध जीतने की संभावना नहीं बचती। यही बात यशपाल पृथुसेन से कहलवाते हैं। युद्ध का अवसर प्रायः बीत चुका है। प्रासादों में स्थित अभिजात समाज के 200-300 परिवार क्या कर पाएंगे। सेनापतियों के निर्देश का विशेष महत्व तो है, परंतु युद्ध तो जन ही कर सकेगा। नंबर 6, मार्क्सवाद एक प्रकार का मानववादी दर्शन है और इस उपन्यास में मानववादी दृष्टिकोण शुरू से अंत तक व्यक्त हुआ है। मार्क्सवाद की एक प्रसिद्ध धारणा है प्रैक्सिस,
जिसका तात्पर्य है मनुष्य स्वयं ही अपनी स्थितियों को बदल सकता है। इस रचना के केंद्र में यही दृष्टि है। प्राकथन में यशपाल लिखते हैं, अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। यह कथन मानव उपन्यास का सार तत्व है। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। यह कथन मानव उपन्यास का सार तत्व है। जिस वर्ण व्यवस्था, कुल व्यवस्था और विवाह व्यवस्था के सम्मुख दिव्या विवशता अनुभव करती है, अंततः उसी को बदल भी देती है। इस अर्थ में यशपाल की दिव्या भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा और जैनेन्द्र की मृणाल से भिन्न हो जाती हैं, क्योंकि वह सामाजिक स्थितियों को निष्क्रियता से स्वीकार नहीं करती बल्कि अपनी नियति को बदल देती हैं। संपूर्ण चर्चा से स्पष्ट है कि दिव्या उपन्यास में यशपाल की रचना दृष्टि मार्क्सवादी मूल्यों से वंचित नहीं है। वस्तुतः कोई भी रचनाकार रचना में अपने वैचारिक व्यक्तित्व का प्रक्षेपण करता ही है। अंतर सिर्फ प्रक्षेपण की शैली व मात्रा का होता है। यशपाल के कुछ अन्य उपन्यासों जैसे दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड आदि में मार्क्सवादी प्रक्षेपण सीधे तौर पर दिखता है, जबकि मिथ्या दिव्या में मूल्यों के सूक्ष्म स्तर पर। यही कारण है कि मार्क्सवादी प्रभावों के बावजूद उपन्यास के आस्वादन की प्रक्रिया सहज बनी रही है, उस पर विचारधारा थोपी हुई प्रतीत नहीं होती।